गुड मॉर्निंग। तो आज की डेट है 8 नवंबर 2025 और अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 9। तो ये है हमारी टिप्स एंड हैक्स फॉर अकाउंटेंट जॉब पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट आया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, काफ़ी क्यूरीज भी आई है। ठीक है, तो उसका मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर कुछ डिले हो रहा है तो मुझे वापस से कमेंट कर देना। ठीक है, आज का जो पार्ट है अपना रहेगा फर्स्ट डे एज अकाउंटेंट के बारे में। अभी आपने कहाँ से अप्लाई करता है आपको पता है, अप्लाई कैसे करना है, देन उसके बाद कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आपने रिज्यूमे भी बना लिया, ठीक है। मैंने मेरा जो टेम्पलेट था रिज्यूमे का वर्ड फाइल में वो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, लर्न विद मी वाला और एक चैट बॉक्स वाले में, तो वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो वो तो दे रखा है। फिर आपने रिज्यूमे भी भेज दिया, बट आपको इंटरव्यू में बुला भी लिया, इंटरव्यू आपका हो भी गया सिलेक्शन। ठीक है, अब बात है जो फर्स्ट डे आपका कैसे जाता है एज अकाउंटेंट, आपको क्या क्या करना चाहिए फर्स्ट डे एज अकाउंटेंट में। ठीक है, अब जो लास्ट में एक वीडियो अपने डाला है उसमें कुछ क्यूरीज थी ना, उसमें एक क्यूरी है जिसका मैं एक ये देता हूँ, आंसर देता हूँ अभी। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे जो जो मैंने बताया नहीं था मेरे वीडियो में, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी भी रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अगर आप एज अ होल अकाउंटेंट जा रहे हो, ठीक है, ओवरऑल सब संभालने वाले हो, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट फिर भी एक बंदा पूछ रहा था कि भाई कुछ तो आइडिया दो ऐसा। तो देखो मैं आपको ना 3 सिनेरियो बताता हूँ। ठीक है, अभी नई वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पुरानी वीडियो से रिलेटेड एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे रहा हूँ। देखो इसमें ना 3 पॉइंट है। सबसे पहले तो एक बड़ी कंपनी जहाँ पे आप गए हो तो वो आपको दुनिया भर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स, पीएफ, ये ऐसा A to Z। ठीक है, सब तो वो सब आपको करके आना है। देन दूसरा इसमें एक सिनेरियो रहता है कि कंपनी है जो ना आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, बट आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो सब देखती है। ठीक है, आपने प्रॉपर काम किया है कि नहीं, आपके रिज्यूमे में क्या क्या मेंशन किया है, देन आपका ऑफर लेटर, देन पुराना ऑफर लेटर, देन उसका आपका सैलरी स्लिप, वो सब चेक करती है। तीसरा एक सिनेरियो रहता है जिसमें ना ये भी नहीं चेक करते और क्वेश्चन भी नहीं पूछते। ठीक है, मतलब आपका इंटरव्यू सिंपली ऐसा कोई बंदा ले रहा है जिसको अकाउंट्स की ज्यादा, फाइनेंस की ज्यादा नॉलेज ना हो, एंड उनको अर्जेंट हायरिंग चाहिए। ठीक है, तो दिख रहा है कि हाँ भाई बंदा ठीक है एंड लेजिट है एंड उसका प्रॉपर रिज्यूमे भी बना रखा है, तो ठीक है भाई चलो ज्वाइन हो जाओ। तो ये 3 सिनेरियो रहते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तो आप देख के जाओ जिस कंपनी में भी आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, तो वो डिपेंड करता है सामने वाली कंपनी कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी कंपनी होगी तो प्रॉपर एक अकाउंट्स फाइनेंस का बंदा होगा इंटरव्यू लेने वाला वहां पे। ठीक है, और अगर ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होगी, छोटी मोटी कंपनी होगी, तो उतना क्वेश्चनिंग का नहीं होगा, बट आपको रिज्यूमे ठीक से बना के जाना पड़ेगा, वो एक पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्यूरी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अब चालू करते हैं अपने नई वीडियो के बारे में। फर्स्ट डे एज अ अकाउंटेंट के क्या क्या रहेगा। थोड़ा नर्वसनेस रहता है फर्स्ट डे में, क्या पूछ लेंगे, कहीं ऐसा कुछ काम ना दे दे जो मुझे नहीं आता, फिर मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट वही है कि गड़बड़ नहीं करनी है, रश नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए। आए हो शांति से बैठो, मैनेजमेंट को देखो भाई कौन क्या कैसे चल रहा है काम। ठीक है, लोग कितने बजे आ रहे हैं आपकी कंपनी में। जब छोटी मोटी कंपनी होती है तो इतना कुछ मायने नहीं रखता, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है वो मैंने लास्ट वीडियो में बोल रखा था कि आपको देखना है आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है। तो उसके हिसाब से आपको फिर, क्योंकि मेरा मैनेजर आया तो मुझे प्रॉपर उसको काम बताना है, मैंने क्या क्या किया है सुबह से लेकर अभी तक, फिर शाम का अपडेट भी देना है, देन क्या फॉलोअप लेना है वो भी मुझे उसको बताना है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है, रश नहीं करना बिल्कुल भी काम के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका, हम अब आप आए हो काम करने के लिए। ठीक है, अब फर्स्ट डे में कैसा होता है कि आपको ना ज्यादा काम देते नहीं है, वो छोड़ देते हैं कि भाई चलो अकाउंटेंट है तो उसको पता होगा क्या काम करना है। ये मैं मीडियम साइज की बात कर रहा हूँ। बड़ी कंपनीज में तो प्रॉपर सीनियर अकाउंटेंट हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है आपकी बहुत बड़ी टीम है, आपको कोई काम असाइन कर दिया फर्स्ट डे पे, तो वो चीज़ अलग है। मेरी कंपनी में कैसे, मैं अकेला ही एक अकाउंटेंट हूँ। तो मैंने फर्स्ट डे ज्वाइन किया तो मुझे किसी ने कुछ काम नहीं दिया, मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत काम आया था वो। ओके, तो फर्स्ट डे पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट चालू नहीं की बैंक एंट्री, बिल एंट्री, फाइलिंग करना, ये सब चालू नहीं किया मैंने फर्स्ट डे से ही। पहले मैंने प्रॉपर लिस्ट बनाया। ठीक है, क्या काम करना है, क्या काम पेंडिंग है। ठीक है, क्या क्या चीजें नोट करनी है आपको लिस्ट में, वो सब मैंने बना रखा है। ठीक है, ये ध्यान दो। अभी सबसे पहले आपको हार्ड कॉपी चेक करनी है, हार्ड कॉपी की फाइलिंग हो रखी है कि नहीं। जैसे कि फिजिकल बिल होता है ना, वो बोलते हैं हार्ड कॉपी, तो उसकी फाइलिंग हो रखी है कि नहीं प्रॉपर। ठीक है, चेक पॉइंट से, ठीक है, चेक करना। अगर हो रखी है तो ठीक है, नहीं हो रखी है तो फिर आपको करनी पड़ेगी। अब उसके अंदर भी एक चीज समझो, फाइलिंग किस तरह से रखनी है, किस किस चीज की रखनी है। पहले तो आपका सेल्स और क्रेडिट नोट आपका अलग अलग जाएगा, परचेज डेबिट नोट अलग अलग जाएगा। देन आपका फिक्स एसेट, अच्छा फिक्स एसेट में दो चीजें, फिक्स एसेट की एक रजिस्टर होती है और एक फाइल होती है। रजिस्टर मतलब क्या, पहले तो फाइल समझो।
फाइल आपका ये जो ही आप जब भी कोई फिक्स एसेट खरीदते हो तो उस पर जो भी उसका बिल होता है तो वो अटैच करते हो, ठीक है, तो वो एक फाइल आपकी अलग बनती है। रजिस्टर कैसी होती है दिखाता हूँ, देखो मैं देखो इस तरह से एक रजिस्टर होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सारे फिक्स एसेट, कौन कौन सा फिक्स एसेट है कंपनी के पास वो, देन वो फिक्स एसेट कितने हैं, जैसे कि मेरे पास अभी ऑफिस में पीसी है तो पीसी कितने हैं हमारे ऑफिस के नाम पे, ऑफिस में वो नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पीसी जरूरी नहीं है आपके सारे ऑफिस में ही हो सकता है दूसरे ऑफिस में भी हो सकता है, आपके वेयर हाउस में भी हो सकता है, किसी और लोकेशन पे हो सकता है, मैनेजमेंट के घर पे हो सकता है, ठीक है। कितने हैं मैं वो चीज की बात कर रहा हूँ, आपके कंपनी के नाम पे टोटल कितने पीसी है, पीसी, फर्नीचर और कबर्ड, देन आपके लैपटॉप्स, ये सब चीजें, ठीक है, छोटी मोटी एक्सेसरीज भी आपको निकालनी होती है, तो ये सारा का सारा आपका फिक्स एसेट में काउंट होगा, ठीक है। टाइप ऑफ फिक्स एसेट जैसे कि कंप्यूटर है, फिर नंबर ऑफ फिक्स एसेट 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, वो, ठीक है। अब इसमें ना 2-3 पॉइंट ना और ऐड करो। सबसे पहले ये पीसी, जैसे कि मान लो लैपटॉप है, ठीक है, तो लैपटॉप कहाँ है, किसके पास है। मैं जब लास्ट कंपनी में गया था ना तो उन लोगों ने प्रॉपर लिख के रखा, मैं जब लास्ट कंपनी में ऑडिट करने गया था, एक हमारा क्लाइंट था, तो उन्होंने ये तो लिखा था कि फिक्स एसेट कितना है एंड कौन कौन सा फिक्स एसेट है एंड कहाँ है, किस किस के पास है वो तक लिख के रखा था, जैसे कि एक मैनेजर के पास है, देन अकाउंटेंट के पास है, देन साइट मैनेजर के पास है, सब ये सब चीजें भी लिख के रखी है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है ना, मेरे को अगर कोई मान लो फिक्स एसेट का ऑडिट हो रहा है तो मुझे मुझे पता होगा कि मुझे किस किस के पास जाके चेक करना है कि है कि नहीं, सच में है कि नहीं, क्या खाली लिख के रखा है फिक्स एसेट। देन वो बंदा नाम तक लिख के रखा है, उसकी पोजीशन भी लिख के रखी है, ठीक है। जैसे कि रोहन नाम है और साइट मैनेजर है, साइट मैनेजर तो ऑफकोर्स वो साइट पे कहीं पे होगा, कोई साइट चल रही होगी तो वहां पे होगा, अभी ऑफिस में अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो ये सब चीजें आप प्रॉपरली लिखना है आपको। देन उसके बाद आपके एक्सपेंसेस के वाउचर आपको मेंटेन करना है, ठीक है। आप एक प्रॉपर फाइल बना लो उसमें। अब एक्सपेंसेस के वाउचर में भी इशू आता है, कैसा, छोटा है वाउचर है, वाउचर के जो साइज है वो एक जैसे नहीं होते, तो आप वो जो स्टेप ये पंच करके लगाते हो ना वो थोड़ा सा सही नहीं पड़ेगा उस टाइम पे, तो आप ऐसा कुछ करो मंथ वाइज एक ये बनाओ, एनवेलप बनाओ, उसमें डालो, देन एक वो फाइल में अटैच कर दो। देन मंथ वाइज एक एनवेलप बनाओ, उसको एक फाइल में अटैच कर दो, ठीक है। तो ये एक आप चीज कर सकते हो। अच्छा, वाउचर एक्सपेंसेस में भी एक चीज ध्यान रखना, कुछ वाउचर होते हैं एक्सपेंसेस वाउचर जिनके ना आपको बिल नहीं मिलेंगे, मतलब बिल नहीं मिलते नॉर्मली, जैसे कि आप कोई नॉर्मल टपरी पे चला गया, कोई शॉप पे चला गया जहाँ पे बिल नहीं मिलता, चाय चाय पे नहीं चला गया एम्प्लॉय, ठीक है, अब वहां पे तो वो चाय वाला क्या ही बिल देगा। तो उसमें भी एक चीज आप कर सकते हो, मैंने भी अपने जो अभी हमारी करंट करंट साइट चल रही है ना वहां पे सबको बोल रखा है, अगर कहीं पे भी आप खर्चा कर रहे हो और वहां पे आपको बिल नहीं मिल रहा है तो ना क्या करो, एक ब्लैंक पेज लो, ब्लैंक पेज तो रहता ही है या तो अपने पास रखो या तो सामने वाले के पास उठा लो, ठीक है। ब्लैंक पेज लो, उसपे कौन खर्चा कर रहा है, किस चीज का खर्चा कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है और डेट लिखो और एक साइन मार देना, ठीक है। तो इतने से ही पेज के ऊपर वो पूरा आ जाएगा आपको, ओके। तो ये चीज समझी, तो जिन जिन चीजों का वाउचर नहीं मिलता, एक्सपेंसेस वाउचर आपको नहीं मिलता सामने वाली पार्टी की तरफ से, तो आप ये एक सोल्यूशन उसमें रख सकते हो एंड देन इसी को आप अटैच कर देना साथ में, ओके। देन ये एक पॉइंट समझा, देन उसके बाद आपको ये तो हो गया, आपका हार्ड कॉपी हो गया, एंड उसमें आप चाहो तो और भी कुछ चीजें कर सकते हो अपने हिसाब से, ये तो मैंने क्या क्या चीजें करना चाहिए मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी और चाहिए तो आप आपके हिसाब से बना सकते हो लिस्ट। देन सेकेंड पॉइंट है, अब हार्ड कॉपी हो गई, अब सॉफ्ट कॉपी की फाइलिंग कैसे करनी है। जैसे कि आपके कंपनी का नॉर्मली सर्वर पे काम होता है, बट सर्वर नहीं है, लेन पे चलता है, तो एक फोल्डर है, तो फोल्डर में प्रॉपर आपका नाम रखो, कंपनी का नाम। कुछ लोग बिजनेस भी रखते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सा नाम रखता है कि भाई हाँ हमारी कंपनी का पूरा नाम है। देन उसमें गया तो उसके बाद आपके अलग अलग फोल्डर रहेंगे। सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर रखो, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी अपना फाइलिंग का सिस्टम सोच रखा है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है कैसे रखना है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट फोल्डर रखो, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आपके अलग अलग फोल्डर होंगे। सबसे पहला एक फोल्डर होगा कि आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो सब उस फोल्डर में होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वाला जो फोल्डर है उसमें आप जो भी चाहिए आपके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट आ रहा है, सेल परचेज बिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आ रहा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपका कोई एक बिलिंग वाला बना लेना फोल्डर। बिलिंग के अंदर आपका पीओ, पीआई, सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सब का आपका रहेगा, एंड वो भी मंथ वाइज रख सकते हो आप। ईयर खत्म हो गया, पूरा पूरा का पूरा एक साथ फोल्डर कट करो, एक बना लेना ईयर का, 23, 24, 24, 25 जैसा, उसमें पेस्ट कर देना। फिर नया साल चालू होगा, 25, 26, 26, 27 ऐसा चालू होगा, ठीक है। देन उसके बाद आपको बनाना है एक स्टैट कंप्लायंस का, या फिर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भी बोल सकते हो।
स्टैट कंप्लायंस का जैसे मैंने एक बना रखा है, स्टैट कंप्लायंस वाले फोल्डर में गए, देन आपको अलग अलग फोल्डर मिलेंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, पीएफ, ईएसआई, देन प्रोफेशनल टैक्स, देन एडवांस टैक्स, इन सबके फोल्डर मिलेंगे। देन उसमें भी क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज जो भी चलता है अपना वो, ठीक है। तो आपके एक ही चीज, अभी ये सब चीजें आपको अलग, अब इसी को आप मेन फोल्डर में रखोगे ना तो वो बहुत सारा देखेगा, इसलिए मैं चीजों को बाइफरकेशन करके अलग अलग रखने की बात कर रहा हूँ। तो स्टैट कंप्लायंस में मेरा सारा चीज आ गया, ठीक है, जितना भी टैक्सेशन है जो भी है वो सब उसमें आ गया। देन उसके बाद आपको एक एक्सपेंसेस रजिस्टर भी बनाना है। आप बुक में मेंटेन करते हो ठीक है, बट आप ना उसको ऑनलाइन में भी रखो। एक चीज अगर गुम गई तो एक चीज तो रहेगी आपके पास। उसमें भी आप चाहिए तो मंथ वाइज बना सकते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट चलते हैं कंपनी के अलग अलग, तो प्रोजेक्ट वाइज बना सकते हो कि भाई ये एक साइड पे ये खर्चे हो रहे हैं, देन हमारे ऑफिस में ये खर्चे हो रहे हैं, फिर दूसरे एक साइड पे ये खर्चे हो रहे हैं, और उसमें भी मंथ वाइज, फिर मंथ वाइज में भी डेट वाइज में भी जाओगे तो टाइप, किस टाइप के खर्चे हो रहे हैं, तो खर्चे भी अलग अलग टाइप के होते हैं, खाने पे हो सकता है, ट्रैवलिंग पे हो सकता है, साइड के खर्चे कुछ अलग होते हैं, वो सारा का सारा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, अगर साइड पे खर्चा हो रहा है तो, साइड पे या साइड के लोगों पे खर्चा हो रहा है तो, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको पार्ट ऑफ सैलरी काउंट करते हो तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप उनको पार्ट ऑफ सैलरी ये नहीं ट्रीट नहीं कर रहे तो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देन एक्सपेंसेस वाउचर हो गया, देन उसके बाद ना एक लेजर वाला फोल्डर बना लेना। जब भी कोई नई पार्टी आती है ना, तो कभी वो कोटेशन देती है या फिर नया नया उनका जीएसटी नंबर का जीएसटी सर्टिफिकेट हमारे पास आता है, तो अभी कहाँ पे रखूँ वो सोचने से अच्छा है उसको एक लेजर वाले फोल्डर में डाल के रख देता हूँ मैं। लेजर में गया, वो पार्टी के नाम से फोल्डर बनाया और उसमें डाल के डाल दिया, तो जब फिर आगे जाके बिलिंग होगी तो फिर उसको बिलिंग वाले इसमें शिफ्ट कर देंगे, बट फिलहाल तब के लिए वो वहीं पे रहेगा। तो कल को मुझे अगर पार्टी के खाली डिटेल्स चेक करनी है, बैंक डिटेल्स या ऐसे कुछ जीएसटी सर्टिफिकेट चेक करना है, तो मैं वो लेजर वाले फोल्डर में जाऊंगा, मुझे वहाँ पे पार्टी का नाम मिल जाएगा, उसमें गया, उसमें पार्टी का जीएसटी सर्टिफिकेट, बैंक डिटेल्स, वो सब मिल जाएंगे मुझे। तो ये चीज समझी। तो सॉफ्ट कॉपी की फाइलिंग कैसे करनी है वो समझा। आप चाहो तो इसमें अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपको चेक करना है कि कंपनी के इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं। अगर मेंटेन किए अच्छी बात है, नहीं मेंटेन किए तो आपको करना पड़ेगा, जैसे कि एमओए है, एओ है, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, देन उसके बाद आपका सर्टिफिकेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका भी सर्टिफिकेट होता है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जो बोलते हैं। देन उसके बाद आपका जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम, देन आपका टैन सर्टिफिकेट, ठीक है, मल्टीपल सर्टिफिकेट्स है। देन आपके डायरेक्टर के डिटेल्स, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो डायरेक्टर के डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो वेटो सब, कंपनी का रेंट, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, एंड लाइट बिल, लेटेस्ट लाइट बिल, ऐसे दुनिया भर की चीजें आपको एक प्रॉपर फोल्डर में रखनी है, ठीक है। ये आपको अगर आपके उस कंपनी में मेंटेन है तो ठीक है, नहीं है तो आप आपके डायरेक्टर से या फिर पुराने अकाउंटेंट से या फिर मैनेजर से मांगो। एंड ये सब चीज आप कहाँ रुक गई, डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर बताया था मैंने, डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में जाओ, वहाँ पे कंपनी डॉक्यूमेंट्स करके एक बनाओ, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ है सोल रूफ प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें मैं जाके मैंने एक बना रखा है, उसमें जाके मैं सब डॉक्यूमेंट रखता हूँ प्रॉपर फोल्डर वाइज, ऐसा नहीं कि सब घुसा दिया उसी में, प्रॉपर एमओए, मेमोरेंडम, आर्टिकल से अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये एक फोल्डर में रहेगा, ठीक है। देन उसका उद्यम जीएसटी अलग फोल्डर में रखा है, रेंट एग्रीमेंट, लाइट बिल अलग फोल्डर में रखा है, ठीक है। तो जैसे मैं कंपनी डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ तो मुझे सब दिख जाते हैं, तो जब भी कुछ लोन के लिए अप्लाई करना होता है तो मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके देता रहता हूँ, ठीक है। जो भी कुछ नया डॉक्यूमेंट मिल रहा है आपके डायरेक्टर, आप देख रहे हो कि डायरेक्टर ने कुछ नया डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है तो वो भी ऐड कर देना उसके अंदर, ओके, ये चीज क्लियर होगी। देन उसके बाद देखते हैं और कुछ बचा है कि आपका एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गया, ठीक है। लास्ट ईयर का अगर आपने भी मेरी तरह ज्वाइन किया है जुलाई से लेके अक्टूबर नवंबर के बीच में, तो ये चीज ध्यान रखना, आपका रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं, आपकी कंपनी का ऑडिट हुआ है, आपकी कंपनी का ऑडिट एप्लीकेबल है कि नहीं, स्टैट ऑडिट, प्राइवेट कंपनी है तो स्टैट ऑडिट तो रहेगा ही, टैक्स ऑडिट हो या ना हो। देन वो सब रिटर्न फाइल हुई कि नहीं, फाइल हो गई है तो ऑफकोर्स उसका एक फाइनल टेलीडाटा भी होगा, ठीक है। बहुत रेयर होता है कि सीए जो है टेलीडाटा मेंटेन नहीं करते, बट अगर मेंटेन किया है तो आप वो डाटा मंगवा लो उनके पास से, ठीक है। आपके पास डाटा चल रहा होगा, करंट में नहीं चल रहा है तो उनका डाटा मंगवाना आपको वैसे भी है, डाटा मंगवाओ, उनके टैली डाटा को अपने टैली डाटा से मैच करो, देन उसमें करंट ईयर का काम चालू करो, ओके। एंड उसी को भी बैकअप लेकर रखना याद से। देन उसके बाद आपका सेल परचेस का रिको आपको करना रहेगा, अगर ऑलरेडी हो रखा है, पुराने अकाउंटेंट ने किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपका बैंक एंड सस्पेंस अकाउंट चेक कर लेना, अप टू डेट बैंक एंट्री हो रखी है या नहीं, हो रखी है ठीक है, नहीं हो रखी है तो आपको बैंक एंट्री भी करनी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट भी क्लियर करवाना पड़ेगा। देन उसके बाद ये आपका पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया। देन उसके बाद आप आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा आपका, देखो अब फर्स्ट डे में आप जाओगे ना, नॉर्मली तो काम नहीं मिलता जल्दी, ठीक है, वो देखेंगे भाई ये बंदा क्या काम कर रहा है, ठीक है, आप थोड़ा सा जरा सेटल हो जाओ अंदर, बट कुछ कुछ काम आ सकता है।
अब फर्स्ट डे पे अगर आपको ऐसा कुछ काम थमा दिया जो आपको नहीं पता या फिर आपने कभी किया नहीं, तो सिंपली जाके यही मत बोल देना कि सर मैंने तो किया नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ये कंपनी में आया 14 अक्टूबर को, फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में क्या काम दिया मुझे सर ने, डायरेक्टर ने, हाफ डे में शायद काम दिया मुझे। क्या, एच डी एफ सी बैंक है हमारी कंपनी जो है उनका, एच डी एफ सी बैंक में है, ठीक है। तो एच डी एफ सी बैंक लॉग इन करो, एंड ये दो पार्टीज का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ, बैंक डिटेल्स दे रहा हूँ, इनको ना ये करो, ऐड करो एज अ बेनिफिशियरी, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हो तो आपको एज अ बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ता है उनको पेमेंट करने से पहले। ऐड करो, फिर आधे घंटे में वो लोग ऐड हो जाते हैं नॉर्मली। आधे घंटे में ऐड होगा, देन उसको 50,000 का पेमेंट करना है, ये पार्टी को 50,000, ये पार्टी को 50,000। तो मैंने बोला हाँ सर ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे डिटेल्स भेज दीजिए। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी भी एच डी एफ सी बैंक में कुछ काम नहीं किया है। हमारे पुराने जो पुराने सी ए फर्म था वहां पे भी कोई भी क्लाइंट्स का एच डी एफ सी बैंक में अकाउंट नहीं था, और था भी तो हमको नहीं पता, ना मैंने कभी काम किया, ना मैंने लॉग इन कभी किया उसमें, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। बट मैंने ये नहीं बोला सर को, सर आप मुझे नहीं आता आप ही कर लो। मैं बोला ठीक है आप मुझे दे दो, देख लूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियरी ऐड करना इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इतना तो मुझे आइडिया है। तो सर ने जैसे मुझे डिटेल दिया, मैंने गया गूगल पे, मैं यहाँ पे जाके सर्च किया, क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, आप एज अकाउंटेंट ज्वाइन किए हो बट विद एक्सपीरियंस, बट जरूरी नहीं आपको हर चीज़ आए, ठीक है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको हो सकता है, चांसेस है कि आपको नहीं आती होगी, ठीक है। अब मेरी कंपनी में ऐसा है कि मेरे सर तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ठीक है नहीं आता है ना तो फिर यूट्यूब देखो, गूगल देखो, चैट जीपीटी करो, जो भी करना है करो, बट वो काम निपटाओ, ठीक है। तो मेरे सर काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि भाई वेले मत बैठे रहो, यूट्यूब चैट जीपीटी सब यूज करो ना, मना थोड़ी कर रहा है कोई, यूज करो, देखो काम सुलटाओ। अब हर चीज के लिए थोड़ी ना मैं आऊंगा बताने के लिए। तो मैंने गूगल पे देखा भाई बेनिफिशियरी ऐड कैसे करते हैं, उसको देख के प्रॉपर स्टेप वाइज किया एंड हो गया ऐड। देन उसके बाद पेमेंट भी किया। बस पेमेंट करते वक्त ध्यान रखना नंबर्स में, जितने भी जेंजी वाले बंदे हैं ना, वैसे तो मैं भी जेंजी में हुआ आता हूँ, बट अमाउंट में बहुत गड़बड़ होती है। कंपनी के अकाउंट में 5 लाख है, आपको 50,000 करने बोला है, तो वो जीरो जरा प्रॉपर काउंट करना, गड़बड़ नहीं कर देना उसमें, ठीक है। तो ये चीज समझी, मना नहीं करना डायरेक्ट। सेम ऐसे ही मेरी पुरानी फॉर्म में भी ऐसा एक मेरे साथ में हुआ था, मैंने नया नया ज्वाइन किया, 1 वीक हो गया था ऑलमोस्ट, एंड मेरे जो उस पुराने सीए थे उन्होंने कॉल किया, बोला कि अरे ये क्लाइंट है इसको ना जीएसटी सर्टिफिकेट दे दो, इसको चाहिए जरा। मैं बोला ठीक है, ये नहीं बोला कि सर मुझे नहीं आता, मैंने किया नहीं कभी। मैं बोला ठीक है मैं देखता हूँ। आप ट्राई करने के बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तब जाके आप सामने वाले को पूछो, बट एटलीस्ट खुद, अगर आप हर चीज के लिए सामने वाले को पूछते हो ना तो फिर वो ऐसा जज भी करता है, ये चीज को ध्यान रखो। तो मैंने फिर अगेन गूगल पे आके चेक किया कैसे करते हैं। हाँ भाई आप जीएसटी लॉगिन करो, सर्विस पे जाओ, यूजर सर्विस पे जाओ, देन वहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट रहेगा, डाउनलोड करो, इजी, कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। देन मैंने वो वही चीज़ पहले सर को भेजी, कंफर्म किया, सर ने बोला हाँ यही जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये भेज दो, भेज दिया, हो गया काम, ठीक है। तो समझ रहे हो ना किस तरह से आप खुद ही अपना काम निपटा सकते हो बिना किसी को पूछे, ठीक है। कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी, ये तो एकदम छोटे एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीजें आएंगी जो आपको शायद आपने कभी किया नहीं ना कभी सुना, बट आपको करना पड़ेगा। तो वो चीज के लिए आपको चैट जीपीटी, अगर आपको सामने वाला बंदा टोक रहा है कि अरे ये चैट जीपीटी वो सब क्यों यूज कर रहे हो, तो बोला, तब आप सामने से बोलोगे सर मैंने किया नहीं है बट मैं भी इस पे देख के पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। देन उसके बाद आपका आता है अपना चौथा पॉइंट, ठीक है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं जब पुरानी फर्म में था ना, तो वहाँ पे एक बार ऐसा सीन क्या हो गया, मुझे ना एक्सेल में एक डाटा मिला काम करने के लिए, एंड उसमें फिल्टर विल्टर लगाया मैंने। अब उसमें से कुछ डाटा ना मुझे कुछ रॉज थी डिलीट करनी थी, कुछ रॉज में से डाटा डिलीट करना था। तो मैंने फिल्टर विल्टर लगाया, रॉ सेलेक्ट किया, फिल्टर लगाया, एंड देन रॉ पे जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो वो बीच की जो हाइड हो रखी थी ना रॉ, उसमें से भी डाटा डिलीट हो रहा है। अब मैं नया नया था, मुझे समझा नहीं इतना कैसे करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एक एक रॉ डिलीट कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, एक हाँ मतलब मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारी रॉ थे तो उसमें टाइम लग रहा था। देन मेरा सीनियर आया, मेरे जो सीनियर थे वहाँ पे, अभिषेक करके सीनियर थे मेरे सीएम फर्म में, तो वो आए, मैंने उनको बोला यार अभिषेक भाई ना बहुत टाइम लग रहा है इसमें यार, क्या बोलूँ। तो वो बोलते अरे क्यों एक एक करके क्यों कर रहे हो तुम। बोला अरे वो फिर बीच में से कट कर रहा है लाइन का, क्या करूँ मैं। तो उन्होंने फिर वो फिल्टर लगाया एंड देन उसमें सेलेक्ट करके एक की दबाई, तो जितने चीज फिल्टर में लगी वही चीज सेलेक्ट होगी और वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उस पर जैसे डिलीट किया सब डिलीट हो गया की बार में। तो वो चीज एक उन्हें समझा कि देखो भाई कभी भी अगर छोटे मोटे काम में टाइम लग रहा है ना, तो ये चीज समझ जाओ कि तुम ना कुछ गलत कर रहे हो। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर काम ना इतने लेंदी नहीं होते। तो अगर तुमको कोई काम मिला है और बहुत टाइम लग रहा है, उसमें बहुत टाइम लग रहा है, तो तुमको ना ज्यादा थोड़ा सा 1-2 मिनट ब्रेक लेके सोचो, कुछ तो गलत हो रहा है। तो अपने सीनियर से, फ्रेंड से, कलीग से, किसी से भी एक बार पूछ लो भाई ये काम ऐसे ही होता है कि कुछ और भी तरीका है ये काम करने का, मतलब इजी वे, ठीक है, समझ गए। देन
अब मैं तो कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, बट अगर आप सीए फर्म में एज अ जॉब कर रहे हो एज अकाउंटेंट, तो ना आपको एक चीज़ बहुत देखने मिलेगी, कंटिन्यू कॉल आते रहेंगे आपको क्लाइंट्स के। एक क्लाइंट कॉल कर रहा है, हाँ मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है ओके सर। वो कॉल रखा, दूसरा कॉल आया, अरे मेरे को ये पार्टी कुछ इशू दे रही है, पेमेंट नहीं कर रही है, आप जरा बात कर लो, ठीक है सर मैं बात करता हूँ। फिर लिखा वो अपने काम। दिन सडनली तीसरा कॉल आ रहा है, अरे सर ये मेरा जीएसटी का कुछ दिख नहीं रहा है बिल, पार्टी को आप प्लीज देख लीजिए, बात कर लीजिए, हाँ ठीक है। फिर दूसरा बोलेगा, अरे मेरा बिल बना दो, हाँ सर ठीक है। कंटिन्यू कॉल आते रहते हैं सीए फर्म में, आपको हमेशा ही देखने मिलेगा कंटिन्यू कॉल आएगा, कभी ब्रेक नहीं मिलता जल्दी। इवन लंच टाइम भी आधा घंटा मेरे ख्याल से बहुत हो जाता है सीएफएम में, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू कॉल आते हैं, आप एक घंटे जैसा ब्रेक ले नहीं पाते वहां पे सीएफएम में। तो सीएफएम में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, कंटिन्यू कॉल्स आते रहेंगे क्लाइंट्स के, सर के, या फिर अकाउंटेंट्स के, बहुत कॉल आएंगे, कंटिन्यू काम रहेगा। तो उस चीज की थोड़ी सी आदत डाल लो, ठीक है। ऐसा मत कि ऐसा नहीं सोचना कि भाई ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ में, मेरे को काम दे रहे हैं, तो ऐसा एक जनरल चीज है जो सीएफएम में होती है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी पॉइंट है मेरे पास एज अ फर्स्ट डे अकाउंटेंट। बाकी इतना कुछ टेंशन मत लो, ज्यादातर काम इजी रहते हैं। इवन अगर आप सीए फर्म से आए हो ना एज अ अकाउंटेंट काम करने किसी प्राइवेट कंपनी में, तो आपको ज्यादा काम रहेगा नहीं। सीए फर्म में कैसा होता है, एकदम हड़बड़ी होती है हर काम की, फटाफट फटाफट करके देना है आपको। बट कंपनी में कैसा होता है ना, आप बैंक एंट्री कर ली, बिल एंट्री कर ली, हाँ खत्म हो गया काम। फिर सस्पेंस अकाउंट क्लियर, ठीक है, कोई बिल इशू हो रहा है तो ठीक है, वरना काम खत्म आपका। फाइलिंग हो रखी है, ठीक है, काम खत्म। ज्यादा काम नहीं होता। आप सीएफएम में कैसा होता है कि आपके पास 100 150 क्लाइंट्स है, सबके कॉल आ रहे हैं कंटिन्यू, तो काम बहुत ज्यादा है। इसलिए लोग हमेशा रात में देर देर तक रुक के काम करते हैं। मैं भी वैसे ही काम करता था पहले पुराने फर्म में। नई कंपनी में आया हूँ, हाँ भाई डॉक्यूमेंट्स फाइलिंग कर दी। अभी फर्स्ट वीक होता है तो थोड़ा सा काम रहता है हेक्टिक। फर्स्ट वीक में ज्यादा काम रहता है, क्योंकि ये फर्स्ट वीक में कैसे ज्यादा काम होता है, थोड़ी फाइलिंग करवानी होती है। अगर हो रखी है तो ठीक है, वरना फिर आपको पूरी फाइलिंग करवानी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट क्लियर करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करो, सब प्रॉपर सिस्टम बनाओ फाइलिंग के लिए। बट जैसे वो काम हो गया ना, फिर आपका काम एकदम मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया। दिन आप आओगे, दिन में पूरे दिन का अगर शेड्यूल देखोगे ना, 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता। 2 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता बिल्कुल भी। पूरा दिन मैं ऐसा बैठा रहता हूँ, या फिर कोई वीडियो देखूंगा अपना, मतलब काम का वीडियो देखूंगा, पॉडकास्ट देखूंगा, या फिर कोई लेक्चर वेक्चर देख लिया, हाँ चलो भाई दिन खत्म, चलो घर पे। ऐसे ही होता है सीए फर्म में से। मैं अभी यहाँ पे आया हूँ ना, मुझे इतना रिलैक्स लग रहा है। मैंने पुराने सीए फर्म में था ना, हैट्रिक, 2 2 मिनट में कॉल, 2 2 मिनट में कॉल। तो जब आप एज अ सीए फर्म से आप काम करके इधर आओगे ना, तो आपको इतना रिलैक्स लगेगा ना, मतलब आपका मतलब 2 3 घंटे से ज्यादा काम को आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो। एंड आगे भी अपनी वीडियोस आती रहेगी। आज के लिए इतना ही बस करते हैं अपन, ठीक है। ऑलरेडी मेरे ख्याल से 20 30 मिनट का वीडियो हो रखा होगा, ठीक है। चलो, और भी कुछ क्यूरियस होगी तो कमेंट कर देना, ज्यादा कुछ क्यूरियस होगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। एंड इसी के साथ में कुछ लोगों ने बीच में कांटेक्ट भी किया था कि इसके लिए, कोर्स के लिए, अकाउंटेंट कोर्स के लिए। तो अकाउंटेंट कोर्स चालू है, बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि जॉब सर्च कर रहा था। उस टाइम पे मैं फिक्स था नहीं कि कब लगेगी, कितना कैसा टाइमिंग रहेगा। तो मुझे अभी संडे संडे टाइम मिलता है लेक्चर्स के लिए, ठीक है। अभी करंट में एक बंदे का लेक्चर चल रहा है, तो उसको भी मैं सुबह सुबह लेक्चर लेता हूँ। देन रात के टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ। तो और किसी को भी अगर एज अकाउंटेंट कोर्स करना है, ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, देन वहाँ पे पूरी बात हो जाएगी अपनी। ओके, चलो आज के इतना बस करते हैं, मिलते हैं बाद में।